चलिए अब हम लोग बात करते हैं डाइजेशन की। डाइजेशन सबसे पहले माउथ में होगा, मीन्स कहाँ होगा, बक्कल कैविटी में होगा। बक्कल कैविटी के अंदर एक लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर होता है या फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सलाइवा। ये सलाइवा जब फूड के साथ मिक्स हो जाता है, मिक्स होने पर क्या बनाता है, बोलस बनाता है। तो फूड के साथ क्या मिक्स हुआ, सलाइवा, जिसका पीएच कितना है 6.8। ये जब फूड के साथ मिक्स होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। अच्छा, जब ये सलाइवा मिक्स हुआ है मीन्स इसके अंदर के एंजाइम फंक्शन करेंगे। इसके अंदर जो एंजाइम होंगे वो केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, और वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो कौन होना चाहिए, स्टार्च होना चाहिए। मीन्स स्टार्च का 30% डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हो जाता है, बक्कल कैविटी में, और स्टार्च ब्रेक डाउन हो जाता है माल्टोज और आइसो माल्टोज में, यहाँ पर ब्रेक डाउन हो जाता है। उसके बाद की अगर हम बात करें तो इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट होता है, तो बिल्कुल रिक्वायरमेंट होता है। इसके लिए क्या चाहिए होता है, क्लोराइड आयन चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, क्लोराइड आयन। तो क्लोराइड आयन की प्रेजेंस में यहाँ पर एक एंजाइम आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं सैलिवरी एमाइलेज, और ये सैलिवरी एमाइलेज का दूसरा नाम होता है टाइलिन एंजाइम, और ये टाइलिन एंजाइम पैरोटिड ग्लैंड के द्वारा मोस्टली निकाला जाता है, जो स्टार्च को या स्टार्च के 30% पार्ट को माल्टोज और आइसोमाल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद आता है हमारा स्टोमक। क्या आता है, स्टोमक। स्टोमक के अंदर हम ये क्या पहुंचेगा, बोलस, क्योंकि फूड के साथ सलाइवा मिक्स हो गया, उसने अपना काम किया। अब उस फूड को क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। बोलस जो है वो किसके साथ मिक्स होगा, गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स होगा, और जैसे ही ये गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स हुआ, बोलस को हमने क्या नाम दे दिया, काइम बोल दिया। क्या बोल दिया, काइम बोल दिया। यहाँ पर सबसे जिस चीज़ का डाइजेशन होगा, प्रोटीन का डाइजेशन होगा। अब ध्यान से सोचिए, यहाँ पर प्रोटीन को केवल डाइजेस्ट कौन करेगा, पेप्सिन। बच्चों के अंदर रेनिन एंजाइम निकलता है, लेकिन इन मींस इन्फेंट के अंदर निकलेगा, किसमें, इन्फेंट में। ये दोनों हमेशा इनएक्टिव स्टेज में होंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसके इनएक्टिव स्टेज को पेप्सिनोजन बोलते हैं। कि इसको पेप्सिन में कौन कन्वर्ट करता है, HCl। प्रोरेनिन इनएक्टिव स्टेज कौन कन्वर्ट करेगा, HCl। किस में कन्वर्ट करेगा, रेनिन में। जैसे ही ये पेप्सिन रेनिन में पेप्सिन कन्वर्ट हुआ है पेप्सिनोजन से, वैसे ही यहाँ पर प्रोटीन आएगा। प्रोटीन कन्वर्ट हो जाएगा किस में, प्रोटियोज और पैक्टोन्स में। लेकिन केवल एक प्रोटीन यहाँ पर कन्वर्ट नहीं होता है, और उस प्रोटीन को बोलते हैं कैरेटिन। क्या बोलते हैं, कैरेटिन। अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, रेनिन इन्फेंट में निकलता है। ये मिल्क के अंदर की कैसीन प्रोटीन को क्या करता है, पैराकैसिनेट में कन्वर्ट करेगा। किस में कन्वर्ट करेगा, पैराकैसिनेट में। और ये पैराकैसिनेट को फिर कौन तोड़ेगा, यही पेप्सिन। मीन्स कहीं ना कहीं मिल्क को सबसे पहले पैराकैसिनेट या में कन्वर्ट करना होता है बच्चों के अंदर, और उसको कौन कन्वर्ट करता है, रेनिन कन्वर्ट करता है। और उसके बाद जब ये पैराकैसिनेट में कन्वर्ट हो जाएगा तो पेप्सिन यहाँ पर आकर इसको क्या कर देगा, वापस किस में तोड़ देगा, प्रोटीएज और पेप्टोज में। मीन्स इसको डाइजेस्ट यहाँ पर कर देगा। उसके बाद हम लोग अगर हम बात करते हैं तो अब हम लोगों का कौन सा एंजाइम कहाँ पर डाइजेशन होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब हम लोग अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन है वो सबसे पहले फूड, जिसको हमने काइम बोला था, ये काइम जो फूड कहाँ पर था, स्टोमक में था। अब ये कहाँ पहुँचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने देखा ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पर दो पाइप आकर खुलेंगे, यहाँ पर एक दो पाइप आकर खुलेंगे, इस तरीके से। ये आ रहा है पैनक्रियास से, ये आ रहा है पैनक्रियास से, और ये आ रहा है लिवर से। जो दोनों पाइप एक जगह मिक्स हो रहे हैं या डक्ट एक जगह मिक्स हो रही है, इसको हम लोग बोलते हैं हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट क्या करती है, ये ड्यूड्रम में सिक्रीशन को डालती है, चाहे वो पैनक्रियास का सिक्रीशन हो पैनक्रियाटिक जूस का, और चाहे वो लिवर का सिक्रीशन हो बाइल जूस का। दोनों कहाँ पहुंच गए, ड्यूड्रम में। ड्यूड्रम किसका पार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पर पहुंचे तो सबसे पहले हम लोग एक्शन ऑफ बाइल देखेंगे। बाइल क्या, बाइल में क्या एक्शन होता है।
सबसे पहले बाइल क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। हमने सिंपल वर्ड में जाना, इमल्सिफिकेशन मतलब क्या होता है, फैट का ब्रेकडाउन होता है। क्या होता है, फैट का ब्रेकडाउन। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट हो जाएगा। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट के बाद में हम लोग देखेंगे कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होता है। इसके बाद में केवल और केवल यहाँ पर यही होगा, और कोई भी इंजाइम यहाँ प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। फैट सबसे पहले इसके अंदर एक चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं लेसाइथिन। लेसाइथिन की अगर हम बात करते हैं तो लेसाइथिन जो होता है वो वाइल के ही अंदर जो फॉस्फोलिपिड्स होती हैं उन्हीं को बोला जाता है। ये फॉस्फोलिपिड्स और मोनोग्लिसराइड की प्रेजेंस में फैट को ब्रेक डाउन कर देता है, छोटे छोटे लार्ज अमाउंट में ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है। आगे चल के ये जो है वो और ज़्यादा स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। कौन कन्वर्ट हो जाएगा, फैट कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद बाइल का एक और काम होता है एक्टिवेट करना। किसको एक्टिवेट करते हैं, एक एंजाइम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लाइपेज। तो इंटेस्टाइन में लाइपेज एंजाइम को एक्टिवेट करने का जो काम करता है वो कौन करता है, बाइल जूस करता है। उसके बाद आता है रोल ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस का क्या रोल होता है, हम लोग बाइल में क्योंकि एंजाइम नहीं होता है इसलिए कोई रोल नहीं देखेंगे, केवल वो इमल्सिफाइड करेगा, ब्रेक डाउन करेगा बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में। पैनक्रियाटिक जूस सबसे पहले हमारा स्टार्च होता है, स्टार्च का डाइजेशन देखेंगे। हमने देखा था माउथ में एमाइलेज निकलता है, उसको सिलेवरी एमाइलेज बोलते हैं। यहाँ पर जो एमाइलेज निकलेगा उसको हम लोग बोलेंगे पैनक्रियाटिक एमाइलेज। पैनक्रियाटिक एमाइलेज स्टार्च को जो 70% बचा हुआ है उसको कन्वर्ट करेगा पहले माल्टोज में। पैनक्रियाटिक अमाइलेज हमेशा वर्क करता है किस मीडियम में, एल्कलाइन मीडियम में वर्क करता है। और एल्कलाइन मीडियम कौन प्रोवाइड करेगा, बाइकार्बोनेट आयन, जो कहाँ से निकल रहे हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड से निकल रहे हैं। कहाँ से निकल रहे हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड से निकल रहे हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रोटीन डाइजेशन। प्रोटीन को डाइजेशन के लिए अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमने आपको बोला था प्रोटीन के डाइजेशन कुछ इनएक्टिव एंजाइम्स इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। अब उन इनएक्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेट होना है तो सबसे पहले ट्रिप्सिनोजन आता है। ट्रिप्सिनोजन एंट्रोकाइनेज एंजाइम की हेल्प से सबसे पहले ट्रिप्सिनोजन किस में कन्वर्ट होगा, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होगा। जैसे ये ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हुआ, ये क्या कर देगा, जो स्टोमक में पेप्टोन्स और प्रोटीएजेस बन रहे थे उनको ट्रिप्सिन किस में कन्वर्ट कर देगा, पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देगा। ट्रिप्सिन इसके अलावा दो एंजाइम जो इंटेस्टाइन से और निकल रहा है, सबसे पहले काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेस, इन दोनों को भी एक्टिवेट करेगा। काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेस को कार्बोक्सी पेप्टाइडेस में कन्वर्ट कर देगा, मतलब उनको एक्टिवेट कर देगा। जैसे ही एक्टिवेट होंगे कार्बोक्सी पेप्टाइडेस प्रोटीन को, मीन्स यहाँ पर जो पेप्टाइड्स बने हैं इन प्रोटीन्स को किस में कन्वर्ट कर देगा, अमीनो एसिड। मीन्स कहीं ना कहीं प्रोटीन की कौन सी फॉर्म हो गई, सिंपल फॉर्म यहाँ पर कन्वर्ट हो गई। अब बात करते हैं फैट के डाइजेशन की। फैट का डाइजेशन जो होता है वो कौन कर रहेगा, पैनक्रियाटिक लाइपेज। और आपको पहले ही बता चुके हैं पैनक्रियाटिक लाइपेज को एक्टिवेट कौन कर चुका है, बाइल जूस। पैनक्रियाटिक लाइपेज लिपिड्स को या फैट को इमल्सिफाइड पहले ही हो चुके हैं। अब जो इमल्सिफाइड नहीं हुए थे उनको भी ट्राइग्लिसराइड्स या डाइग्लिसराइड को किसमें कन्वर्ट कर देगा, ग्लिसरॉल फैटी एसिड या मोनोग्लिसराइड्स में। मीन्स अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ तक 50% हमारे फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है फैट, और 50% जो है मोनो और डाई ग्लिसराइड यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब मोनो और डाई ग्लिसराइड्स के अलावा यहाँ पर अगर हम देखें तो फैट के डाइजेशन के लिए दो और एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं। पहले को हम लोग बोलते हैं फॉस्फोलाइपेज, क्या बोलते हैं, फॉस्फोलाइपेज। और दूसरा जो हमारा होता है उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज। मीन्स दो एंजाइम और निकलते हैं जो लिपिड को ब्रेक डाउन करेंगे, इसीलिए इनको लिपोलाइटिक एंजाइम्स बोलते हैं। पहला हमारा होता है फॉस्फोलाइपेज जो फॉस्फोलिपिड्स को ब्रेक डाउन करेगा, कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज जो कोलेस्ट्रॉल को ब्रेक डाउन करेगा। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक डाउन करने के लिए न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज में न्यूक्लिक एसिड ब्रेक डाउन हो जाता है। हम लोगों ने ये जितने भी एंजाइम या देखे हैं जो फंक्शन कर रहे हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम है। कौन से, स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम है। अब हम लोग उन एंजाइम्स के बारे में भी बात करेंगे जो लार्ज इंटेस्टाइन से भी निकल रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन का मतलब है कि यहाँ पर जितने भी ओलिगोसैक्राइड्स होंगे या डाइसैक्राइड्स होंगे इनका ब्रेकडाउन होगा किसमें होगा तो मोनोसैक्राइड। किसमें होगा, मोनोसैक्राइड में ये
ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे स्टार्च था, स्टार्च एमाइलेज के द्वारा किस में कन्वर्ट हुआ, माल्टोज में। अब इस माल्टोज से क्या निकलेंगे, दो ग्लूकोज निकलेंगे। कौन निकालेगा, यहाँ पर जो सक्कस एंटेरिकस है ये माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या कर देगा, माल्टोज को किस में कन्वर्ट कर देगा, दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरीके से आइसोमाल्टेज एंजाइम आइसोमाल्टोज को कन्वर्ट कर देगा। सुक्रोज अगर यहाँ पर प्रेजेंट होगा तो सुक्रोज को किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। लैक्टोज होगा तो लैक्टोज शुगर कन्वर्ट कर दी जाएगी ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। यहाँ पर ये सभी कार्बोहाइड्रेट का डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड कोई मॉलिक्यूल्स हो यहाँ पर मोनोसैकेराइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। मीन्स अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं 90% मोनोसैकेराइड फॉर्म किसकी होती है, ग्लूकोज। केवल 10% क्या होता है, फ्रक्टोज या फिर अदर मटेरियल्स मोनोसैकेराइड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन डाइजेशन की अगर हम बात करें तो दो एल्कलाइन प्रोटीएज होते हैं, एक अमीनो पेप्टाइडेज और डाइपेप्टाइडेज, जो दोनों एंजाइम होते हैं ये क्या करते हैं, अमीनो एसिड्स को एंड टर्मिनस की तरफ से क्या करेंगे, एंड टर्मिनस एंड की तरफ से अमीनो एसिड्स को अलग करेंगे। डाइपेप्टाइडेज क्या करेगा, अमीनो एसिड को रिलीज करता है, अमीनो एसिड को क्या करेगा, रिलीज करेगा। देखिए अमीनो एसिड्स में अगर हम देखें तो अमीन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये दोनों ग्रुप्स लगे हुए होते हैं। तो अमीन ग्रुप से अमीनो एसिड को अलग करने का काम ये करता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से अलग करने का काम डाइपेप्टाइडेज मोस्टली करता है। उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा आता है फैट डाइजेशन। क्या आएगा, फैट डाइजेशन आएगा। सक्कस एंटेरिकस के अंदर इंटेस्टाइनल लाइपेज होता है, ये ट्राइग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड जो वहां पर थोड़े बहुत बचे हुए थे उनको भी किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देगा। न्यूक्लिक एसिड में वहां पर न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड बन गए थे, उसमें उनको किस में कन्वर्ट कर देगा, अगर न्यूक्लियोटाइड है उसको न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट कर देगा। न्यूक्लियोसाइड है तो नाइट्रोजनस बेसिस और शुगर बन जाएंगे। मीन्स यहाँ पर सिंपल फॉर्म में हर एक चीज कन्वर्ट हो गई। कार्बोहाइड्रेट है तो वो मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट हो गया, प्रोटीन है तो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो गया, फैट है तो हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट हो गया। न्यूक्लिक एसिड है तो हमारे नाइट्रोजनस बेसिस और शुगर हो गए या फिर फास्फोरिक एसिड में कन्वर्ट हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो मेन हमारे एलिमेंट्स हैं वो जो हैं वो अपनी सिंपल फॉर्म में यहाँ पर कन्वर्ट हो चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। जो डाइजेस्ट किया हुआ फूड है जो सिंपल फॉर्म में आ गया वो क्या क्या सिंपल फॉर्म में होगा। जैसे हमने अभी बताया आपको, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज गैलेक्टोज और फ्रक्टोज ये सिंपल फॉर्म है। प्रोटीन की सिंपल फॉर्म अमीनो एसिड है, फैट की सिंपल फॉर्म फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है, न्यूक्लिक एसिड का नाइट्रोजनस बेसिस शुगर और पेंटोज शुगर है, और इलेक्ट्रोलाइट जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम आयन हो गया हमारा, पोटेशियम आयन हो गया, क्लोराइड आयन हो गया, बाइकार्बोनेट्स आयन हो गया, ये सभी जो है वो हमारे क्या हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। अब इनकी एब्जॉर्प्शन साइट की अगर हम बात करते हैं तो ये जो एब्जॉर्प्शन साइट है माउथ के अंदर कुछ ड्रग्स जो है वो एब्जॉर्ब होता है, और जो कहाँ पर एब्जॉर्ब होता है, लोअर पार्ट जो है टंग का वहाँ एब्जॉर्ब होता है। स्टोमक की अगर हम बात करें, स्टोमक में वाटर कुछ अमाउंट में, केवल कुछ ही अमाउंट में सिंपल शुगर और अल्कोहल एब्जॉर्ब होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन चीफ एब्जॉर्प्टिव साइड होता है। अगर आपसे पूछे चीफ एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी कौन से पार्ट में, तो इलियम, किस में होता है, इलियम में होता है। उसके बाद अगर हम देखें स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लड और लिम्फ दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ एब्जॉर्ब हो जाती है, ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, अमीनो एसिड। लिम्फ के अंदर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। कैसे होता है ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन वाटर, मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट और कुछ ड्रग्स को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करते हैं तो तीन टाइप का एब्जॉर्प्शन होता है, एक्टिव, फैसिलिटेटेड और पैसिव। एक्टिव एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करते हैं तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन जो होता है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मींस ऐसा है जैसे सेल है, इस सेल के अंदर अगर हम कोई चीज़ डालनी है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन डालेंगे। मीन्स ऐसा नहीं है कि अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर कंसंट्रेशन कम है तो अंदर बाहर से चीज़ अंदर की तरफ नहीं जाएगी, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए।
इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं? अमीनो एसिड्स होती हैं, मोनोसैकेराइड चाहे ग्लूकोज हो, इलेक्ट्रोलाइट हो, ये सब चीजें होती हैं। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसका होता है? सोडियम आयन का। सेकेंडरी ग्लूकोज और अमीनो एसिड। फैसिलिटेटेड मतलब कि ऐसा जिसमें कोई कैरियर प्रोटीन चाहिए होती हैं इसको अंदर ले जाने के लिए। तो कैरियर प्रोटीन के लिए यहाँ पर सोडियम आइंस होते हैं जो फ्रक्टोज और कुछ अमीनो एसिड्स को अंदर और बाहर ले जाने का काम करते हैं एब्जॉर्प्शन के में। उसके बाद आता है पैसिव एब्जॉर्प्शन। पैसिव एब्जॉर्प्शन में वाटर होता है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और क्लोराइड आइंस जो है उनका कैसा एब्जॉर्प्शन होता है? पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। बड़ा फैट जो होता है वो सबसे पहले इमल्सिफाइड होता है बाइल जूस की हेल्प से स्मॉल ड्रॉपलेट्स में। स्मॉल ड्रॉपलेट्स को और ज़्यादा इमल्सिफाइड कर दिया था और ब्रेक डाउन कर दिया था इंटेस्टाइनल जूस करता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है। जो फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करते हैं? बाइल जूस के चारों तरफ क्या करते हैं, जो हमारे फैटी एसिड ग्लिसरॉल हैं उनके चारों तरफ वाइट सॉल्ट लग जाते हैं। जो ट्रोकोलेट और ग्लाइकोलेट जो हमने ग्लूकोलेट बताए थे, वाइट सॉल्ट्स लग जाते हैं। ये डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, जिस वजह से वाइट सॉल्ट जो है वो अंदर इनको लेकर आता है एपिथेलियल सेल्स के, इंटेस्टाइन के। वहां से ये ब्लड के अंदर लिम्फ के अंदर पहुंचना है। लिम्फ के अंदर पहुंचने के लिए सबसे पहले इंटेस्टाइन में ये एपिथेलियल सेल्स तक पहुंचेंगे। एपिथेलियल सेल्स तक जैसे ही ये पहुंचे वैसे ही बाइल सॉल्ट को हटा दिया जाएगा। जो फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं ये आगे किस में चले जाएंगे? ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट होंगे पहले, और ट्राइग्लिसराइड की मेम्ब्रेन में कन्वर्ट हो जाएंगे जो एक प्रोटीन कोट बनाती है। और इस प्रोटीन कोट के मॉलिक्यूल्स को हम लोग बोलते हैं काइलोमाइक्रोन। क्या बोलते हैं? काइलोमाइक्रोन्स। ये काइलोमाइक्रोन्स जो हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं लिम्फ कैपिलरीज द्वारा। लिम्फ कैपिलरीज इनको ट्रांसफर करता है लैक्टिकल्स में। लैक्टिकल्स जो है वो लेफ्ट थोरैसिक लिम्फ वेसल्स में ट्रांसफर करती है इनको। इससे ट्रांसफर होता है लेफ्ट सबक्लेवियल वेन में। सबक्लेवियल वेन ट्रांसफर करती है इनको इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा से कहाँ पहुंचते हैं? ये हार्ट, और हार्ट से ये सेल तक पहुंचते हैं। अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से बाइल सॉल्ट्स क्या करेगा? इन फैटी एसिड्स के चारों तरफ आ जाएगा। ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? ये एपिथेलियल सेल्स के अंदर पहुंच रहे हैं। एपिथेलियल सेल्स के अंदर जैसे ही पहुंचे इनको हटा दिया जाएगा, काइलोमाइक्रोन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। काइलोमाइक्रोन्स जो है वो आगे चल के कहाँ चली जाएगी? लिम्फेटिक कैपिलरीज में इन फैट मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल्स हैं, इनको क्या कर देगी? आगे ट्रांसफर कर देगी। ठीक है, तो ये हमारा किसका एब्जॉर्प्शन होता है? फैट का एब्जॉर्प्शन होता है। लास्ट जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं इजेशन। इजेशन की अगर हम बात करते हैं तो इजेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ फीसिस, या फिर टेम्परेरी, मतलब एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एनस द्वारा जितना भी वेस्ट होता है, जो फूड खाया उसका जो भी वेस्ट होता है उसको स्टोर किया जाता है टेम्परेरी, और एक जब स्टोर हो जाता है तो एक अमाउंट में उसको क्या कर दिया जाता है? बॉडी से बाहर निकाला जाता है। इसकी प्रोसेस को हम लोग इजेशन भी बोलते हैं, डेफिकेशन भी बोलते हैं और इवैक्यूएशन भी बोलते हैं।